This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कुछ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे कोड ऑफ एथिक्स में। पहला प्रिंसिपल था इंटेग्रिटी। एक सीए को चाहिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट रिटर्न कम्युनिकेशन में जिसमें उसको पता हो कि बात ठीक नहीं लिखी हुई, जितनी बातें होनी चाहिए थी वो तमाम बातें मौजूद नहीं है, या इस इंफॉर्मेशन को रेकलेसली प्रोड्यूस किया गया है, या इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी का इशू आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन में या उस रिटर्न रिपोर्ट किसी भी तरह का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। दूसरी बात बच्चे हम लोगों ने पढ़ी थी ऑब्जेक्टिविटी की, कि एक सीए को नहीं चाहिए कि वो बाइस हो, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ले या लोगों का बिला वजह दबाव बर्दाश्त करे अपने बिजनेस जजमेंट के अंदर। तीसरी बात हमने पढ़ी थी वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, उसे नॉलेज अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है, और जैसे जैसे उसमें चेंजेस आती जाए उसे अप टू डेट भी करना है, और विद ड्यू केयर काम करना है, थॉरोली, टाइमली और केयरफुली उसे वर्क करना है। उसके बाद बच्चे हमने फोर्थ वन उसूल पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन उसको एक्वायर हो जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो जब जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, जब वो अपने क्लाइंट को या अपनी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज फराहम कर रहा होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करे, उसको किसी को डिस्क्लोज ना करे, इसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। और लॉ ने कुछ सर्कमस्टांसेस बताई हैं, कोड ऑफ एथिक्स ने कुछ डिस्कशंस की हैं कि अंडर दैट सर्कमस्टांसेस वो चीजों को डिस्क्लोज कर सकता है, और ये भी याद रखना है कि इन हालात में डिस्क्लोजर हो जाता है, आपने एहतियात करनी है कि डिस्क्लोजर किसी भी सूरत में ना हो सके, जैसे अपने बेनिफिट के लिए विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो वो तमाम सर्कमस्टांसेस हमने डिटेल डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस क्लास में। उसके बाद बचे नेक्स्ट लास्ट वन, प्रोफेशनल बिहेवियर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि वो जब भी कोई भी काम करे लॉज एंड रेगुलेशंस के दायरे कार में रहते हुए करे, कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म ना करे जिससे डिस्क्रेडिट हो प्रोफेशन की या मेंबर बॉडी की। इस क्लास में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस करना हर एक सीए के लिए जरूरी है। क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से उन एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की नॉन कंप्लायंस हो जाए या ना होने का डर हो, उन सर्कमस्टांसेस को हम कहते हैं थ्रेट्स। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की नॉन कंप्लायंस का डर क्या है कि ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, कंप्लायंस नहीं हो पाएगी। वो या तो सर्कमस्टांसेस होते हैं या रिलेशनशिप। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हमें वन बाय वन थ्रेड्स को डिस्कस करना। देयर आर 5 थ्रेड्स। कितने थ्रेड्स हैं जी? 5 थ्रेड्स। पहला थ्रेड कहलाता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्या होता है बच्चे? फाइनेंशियल थ्रेड भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, या अदर इंटरेस्ट अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जजमेंट या बिहेवियर को चेंज कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जजमेंट या बिहेवियर को चेंज कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर रहा हूं, काम के दौरान मुझे कहा जाता है कि भाई जितना प्रॉफिट आपने शो करवाया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका 5% आपकी फी होगी।
अब मेरा इंटरेस्ट है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं इस बात का ख्याल नहीं रखूंगा कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ताकि मेरी फीस भी ज्यादा से ज्यादा बने। अब यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ गया। अब मैं अपने फायदे के लिए जजमेंट अपनी कंप्रोमाइज कर दूंगा। ठीक है जी बच्चे, तो ये याद रखिएगा, ये थ्रेट क्या होता है? फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट जो गैर मुनासिब तरीके से बदल डाले एक सीए के डिसीजन को, उसकी जजमेंट को, उसके बिहेवियर को। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं बच्चे? अभी हमने डिस्कस किया इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, कि आपने अगर ऐसी प्रोविजंस, ऐसी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी जो हम आपको कह रहे हैं वो कि वो ठीक नहीं है, कानून के मुताबिक सही नहीं है, लेजिस्लेशन के मुताबिक ठीक नहीं है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के परमानेंट जॉब में ट्रांसफर कर देंगे, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो, जॉब सिक्योरिटी हो या जॉब का अटेन, जॉब हासिल करने का इशू हो, पर्पस हो, मकसद हो, ऐसे थ्रेड को भी, ये भी एक एग्जांपल बनती है, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अच्छा बच्चे, इसी तरह से कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम आपको कमर्शियल प्रेशर है, पैसे किसी का फाइनेंस या फंड आपने पे करना है, किसी का लोन पे करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आप कुछ इस किस्म की एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर देते हो जिससे आपको पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा, लोन इशू हो जाएंगे या कमीशन मिल जाएगा या बोनस मिल जाएगा, जिससे आपका वो कमर्शियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थी कुछ जो सेल्फ इंटरेस्ट रेट में हमने डिस्कस की। इसकी एक एग्जांपल है, इसको जरा पढ़ते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक होगा जी बच्चों? इब्राहिम मेंबर है आई कैप, वर्क कर रहा है एज ए यूनिट अकाउंटेंट। ही इज अ मेंबर ऑफ बोनस स्कीम, ये मेंबर है बोनस स्कीम का, अंडर विच, जिसके तहत स्टाफ रिसीव करता है बोनस 10%। कितने परसेंट बोनस रिसीव कर रहा है? 10% अपनी सैलरी का। अगर प्रॉफिट एक्सीड कर गया एक खास लेवल से, ट्रिगर लेवल से, खास लेवल से ट्रिगर लेवल से प्रॉफिट बढ़ गया तो इसको बोनस दिया जाएगा। इब्राहिम रिव्यू कर रहा है वर्किंग पेपर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सपोर्ट में है। उसने एक लॉजिकल एरर मिल गई उसे स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में, एक्सेल की फाइल में, एक्सेल की जो वर्किंग थी उसमें उसे एक एरर मिल गई। एज अ मेजरमेंट टूल फॉर प्रोविजन, जो प्रोविजन के लिए उसने मेजरमेंट टूल इस्तेमाल हुई है, अगर करेक्शन होती है इस गलती की, उससे प्रोविजन की अमाउंट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट के डिक्रीज होने से वो थ्रेशोल्ड जो मैनेजमेंट ने बताया था कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, जो टारगेट सेट किए हुए थे वो टारगेट से भी कम हो जाएगा। और जब प्रॉफिट टारगेट से कम होगा तो आपको तो बोनस नहीं मिलेगा, आप बोनस नहीं हासिल कर पाएंगे। इस सिचुएशन को जरा एनालाइज कीजिएगा। ठीक होगा जी बच्चों? चले मैं अब आपके साथ डिस्कशन करता हूं दोबारा से, अब आपको बात समझाने के लिए। इब्राहिम साहब एक काम को रिव्यू कर रहे हैं। काम को रिव्यू करते हुए उन्हें एक वर्किंग मिली, उस वर्किंग में गलती है। अगर वो उस गलती को ठीक करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो उसकी वजह से उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो गलती को ठीक नहीं करते हैं, गलती को एज इट इज रहने देते हैं, तो टारगेट सेल्स के और प्रॉफिट के मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपने इस सिचुएशन को एनालाइज करना। अब आप मुझे बताएं इसमें किसका इंटरेस्ट आ गया? इब्राहिम साहब का अपना इंटरेस्ट आ गया। अगर उन्होंने करेक्शन करवा डाली तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, उन्हें बोनस नहीं मिल पाएगा। तो उनका अपना इंटरेस्ट आ गया ना। ये कौन सा थ्रेट हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंस हो रही है? जी बहुत सोच के बताइएगा मुझे जी।
शाबाश, उन्होंने अपनी बिजनेस जजमेंट को बदल डाला। इन्हें काम करना था पब्लिक के इंटरेस्ट में, ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। शाबाश, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक हो गया ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, और किस पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है, अराइज किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी पे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसकी कंप्लायंस करनी थी, मगर आप तो कंप्लायंस नहीं कर रहे। किस वजह से ये थ्रेट अराइज हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, चलिए मुझे एक और बात बताइएगा। हमने पढ़ा एक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन जो भी बनाए, प्रेजेंट करे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बताइएगा, इंटेग्रिटी। शाबाश, दयानतदारी नहीं है ना। अच्छा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने कोई भी एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी भी तरह की पीस ऑफ वर्किंग पेपर में, तो वो किसमें, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, प्रोफेशनल बिहेवियर। शाबाश, ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया, ये बड़ा ही अच्छी एक एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक हो गया। तो बच्चे हम थ्रेड डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला थ्रेड क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। एक सीए का फाइनेंशियल या अदर देन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक हो गया, जो उस सीए की बिजनेस जजमेंट को अफेक्ट कर डाले, ऐसे थ्रेड को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड सीए की तरफ से अराइज हो रहा है। अच्छा, दूसरा थ्रेड क्या है, सेकंड वन है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू बहुत ही सिंपल सा, सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की, बनाई, और बनाने के बाद आप ही उसी काम को चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद बता रहे हैं कि काम कितना अच्छा हुआ होगा। ठीक हो गया ना। आपने एक इंफॉर्मेशन बनाई, प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस करने के बाद आप ही उसे चेक एंड वेरीफाई कर रहे हैं, और चेक एंड वेरीफाई करने के बाद आपने अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, आपने इवेल्युएट करना है कि ये काम ठीक भी हुआ है या नहीं ठीक हुआ होगा। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ, आप अपना पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद आप ये खुद ही चेक करके अपना रिजल्ट भी बताएं कि जी आप बताएं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो ठीक किए या गलत किए। ये कौन सा थ्रेट होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है जी बच्चे, ये थ्रेट है, विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट। अब नहीं कर पाएंगे अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, जो काम आपने खुद से किया हुआ है। कैसे कर पाएंगे इवेल्युएट, आप अपने काम में कैसे गलती निकाल पाएंगे, आपने तो कहना है मैंने सबसे अच्छा काम किया, मेरे से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे उन रिजल्ट्स को, ठीक हो गया, जिनको आपने माजी में किया था, वो एक्टिविटीज को जिनको आपने परफॉर्म माजी में किया था। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले बच्चे, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एक अकाउंटेंट जो इन्वॉल्व था अकाउंटिंग रिकॉर्ड की मेंटेनेंस पे, एक एंटिटी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था। क्या वो अपने ही काम में फॉल्ट ढूंढ पाएगा, जो उसकी गलती है, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो आज भी है, स्टिल वही काम चेक कर रहा है, तो वो अपने काम में गलती नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम होती है ना, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम चेक ही नहीं कर पा रहे होते, हम कह रहे हैं हम दोबारा कर देंगे, लेकिन हम अपने काम को चेक नहीं कर पा रहे होते। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। दूसरी एग्जांपल, बिजनेस का डिसीजन सब्जेक्ट टू रिव्यू या जस्टिफिकेशन, उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिसने बनाया, उसी ने ही, सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस काम को रिव्यू करना है, और उसके बारे में डिसीजन, अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है कि ये काम सही से बना भी हुआ है या नहीं। ऐसे थ्रेड को कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। इसके बाद थर्ड वन, एडवोकेसी थ्रेड। थर्ड वन थ्रेड कौन सा है जी बच्चे, एडवोकेसी थ्रेड, वकालत। ठीक हो गया ना, किसी के वकील बन जाना। मैं एक मिसाल देता हूँ बच्चे, एक साहब है
वो कहते हैं कि भाई मुझे एफबीआर की तरफ से नोटिस आया, उन्होंने कहा है कि आपने टैक्स सही से अदा नहीं किया, कि मैं तो सही से टैक्स अदा कर रहा हूँ। आप काइंडली मेरे बिहाफ पे मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देता हूँ, आप मेरे बिहाफ पे जाएं और जाके एफबीआर में ये प्रूव करते हैं कि मैं टैक्स उन्हें सही से जमा करवा रहा हूँ। मैंने किसी भी तरह का टैक्स की अवॉइडेंस भी नहीं की, टैक्स इवेजन भी नहीं की, मैं टैक्स चोर नहीं हूँ। आप जरा काइंडली मेरे बिहाफ पे जाएं, मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर भी दे देता हूँ, आप मुझे रिप्रेजेंट करके जरा ये बताएं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील को समझाया है। आप गए और आप उन्हें बता भी आए, समझा भी आए। अब सब्सिक्वेंटली आपको ही उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है और उसके बाद बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनी है या नहीं बनी हुई। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हो, वेरिफिकेशन के दौरान आपने देखा कि टैक्स विद हेल्ड तो पूरा हुआ है क्लाइंट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक हो गया ना। तो बट जो टैक्स एफबीआर को जमा करवाया हुआ है वो सही से जमा नहीं हुआ, वो कम जमा हुआ है। अब आप तो पहले ही एफबीआर डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में ये साबित करके आ चुके हो, वकील बन के उन साहब के, कि ये तो सही से जमा करवा रहे थे। और आज आप ये बात बता पाएंगे अपनी रिपोर्ट में कि भाई इन साहब ने टैक्स सही से जमा नहीं करवाया। अब ये कौन सा थ्रेट राइज हो गया? शाबाश, इसका मतलब अब ये आपकी ऑब्जेक्टिविटी खराब कर डालेगा। आप पे क्या आ गया जी, आप 22 हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, ये पहले गलत वकालत करता था। आप किसी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए लोगों को बता रहे हो, कह रहे हो कि इनका ऑनर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनके कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग हैं, ये बड़े ट्रू एंड फेयर लोग हैं, और सब्सिक्वेंटली आपको पता चला ये जो बातें मैं कह रहा था ये ठीक नहीं है। तो क्या आप इन बातों को कंप्रोमाइज करते हुए आज कह पाएंगे? जी बच्चे, ये थ्रेड कहलाता है एडवोकेसी थ्रेड। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? चलें जी बच्चे। बच्चे इसके बाद अभी तक हमने 3 थ्रेड्स पढ़ लिए हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सीए का अपना इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, अदर देन फाइनेंशियल भी हो सकता है। एक सीए जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है और सब्सिक्वेंटली उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिव्यू करके उस पर ओपाइन करता है, ओपिनियन फॉर्म करता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। और एडवोकेसी वकालत का थ्रेड जो अभी हमने डिस्कस किया। फैमिलियरिटी, किसी के साथ लॉन्ग एसोसिएशन हो जाए, लॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए, लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगी, लॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा, ये रिलेशनशिप की वजह से, लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से जो थ्रेट अराइज होता है उसे कहते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। इसके लिए हम एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक हो जाते हैं, हमदर्दी वाला ताल्लुक पैदा हो जाता है, ट्रू एंड फेयर वाला ताल्लुक खत्म हो गया। हम क्या, हम एक दूसरे को गिफ्ट्स, एक दूसरे के लिए हॉस्पिटैलिटी का बिहेवियर रखने लगे। अब अगर वो हम सिंपैथेटिक हो जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी का बिहेवियर रख पाएंगे, तो फिर हम एक्चुअल पोजीशन शायद लोगों के सामने शो ना करवा पाए। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये बिहेवियर कहलाता है, इस थ्रेड को हम कहते हैं फैमिलियरिटी थ्रेड। वो थ्रेड जो लॉन्ग या क्लोज रिलेशनशिप की वजह से हो। ठीक हो गया ना? क्लोज रिलेशनशिप। एक होता है इमीडिएट फैमिली मेंबर, जैसे स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, क्या बोलते हैं? इमीडिएट फैमिली मेंबर। अच्छा, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? दूसरा होता है क्लोज फैमिली मेंबर्स, जैसे इंडिपेंडेंट चाइल्ड हो गए, फादर, मदर, सन। ठीक है जी, ब्रदर, लेकिन सन याद रखिएगा इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया? ब्रदर, सिस्टर, ये क्या है? क्लोज फैमिली मेंबर्स। इनके साथ जो रिलेशनशिप होगा ये आपका थ्रेड कौन सा क्रिएट कर देगा? फैमिलियरिटी थ्रेड। इससे आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट हो जाएंगे। किस थ्रेड की वजह से? एसोसिएशन की वजह से, सिंपैथी की वजह से, हॉस्पिटैलिटी की वजह से। ये थ्रेड कहलाता है फैमिलियरिटी थ्रेड। तो बच्चे हमने 4 थ्रेड्स पढ़ लिए। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, इसे कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेड। कौन सा थ्रेड कहलाता है? इंटिमिडेशन थ्रेड। इसको क्या होता है? आपको फोर्सफुली अपनी डिसीजन को चेंज करने के लिए कहा जाए। वो क्या हो सकता है? वो भी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, किसी एक ऐसे पॉइंट की वजह से हो सकता है
किसी एक ऐसे क्लू की वजह से हो सकता है, दबाव की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे। ये थ्रेट क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंट को रोका जाए कि वो ऑब्जेक्टिवली एक्ट ना करे एक्चुअल या परसीव्ड प्रेशर की वजह से, किसी भी प्रेशर की वजह से उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी डोमिनेंट पोजीशन होल्डर की तरफ से। वो टीचर भी हो सकता है, वो बड़ा भाई भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई डोमिनेट कर रहा है आपको, आप पे, वो आपको कह रहा है, जैसे आपका बॉस हो गया, वो आपका बॉस आपको कह रहा है भाई ये एडजस्टमेंट आपको ऐसे इनकॉर्पोरेट करनी है, नहीं तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। ये क्या हो जाएगा, थ्रेट ऑफ डिसमिसल हो जाएगा। इसकी वजह से, थ्रेट ऑफ डिसमिसल की वजह से जो थ्रेट अराइज होगा वो है इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है जी बच्चे, मैं आपको किसी और जॉब में रोटेट कर डालूंगा तो ये थ्रेट ऑफ डिसमिसल हो गया, रिप्लेसमेंट कर देनी। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और उसके बाद बच्चे डोमिनेंट पर्सनालिटी। तो बच्चे ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, हम केस स्टडीज सॉल्व करना शुरू करें। उन केस स्टडीज में हमें करना क्या, हमें करना ये है कि सबसे पहले हमने पहले स्टेप में ये करना है, ढूंढना है कि थ्रेट कौन सा, आइडेंटिफाई द थ्रेट। हमने थ्रेट ढूंढना है, थ्रेट कौन सा, और वो थ्रेट किस पे है, ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल। वो किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे थ्रेट अराइज हुआ हो। ठीक हो गया जी, पहला काम ये है। दूसरे नंबर पे हमें इवेल्युएट करना, क्या करना है, उस थ्रेट को इवेल्युएट करना है। पहले में हमने कहा कि थ्रेट है या नहीं है, पहले ये ढूंढना। दूसरे में हमें इवेल्युएट करना है क्या थ्रेट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं। क्या है, एट एन एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं, एट एन एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एट एन एक्सेप्टेबल लेवल या नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। क्या ये एट एक्सेप्टेबल लेवल है भी या नहीं, या नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ये एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं, ये इवेल्युएशन कर। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, फिर हमने इस थ्रेड को एड्रेस करना है। और एड्रेस कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स को अप्लाई करके, सेफगार्ड्स कहते हैं ऐसे एक्शन जो उस सरकमस्टांस या उस रिलेशनशिप को खत्म कर दें या उसको रिड्यूस कर दें टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक हो गया जी। तो बच्चे हमें एड्रेस करते हुए क्या करने हैं, सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं। तो पहला काम क्या है, उस थ्रेड को इलिमिनेट करना, खत्म करना। इलिमिनेट किसको करना, वो सरकमस्टांस को, जैसे कर्ज लिया हुआ है सीए ने, और अब कर्ज अगर लिया हुआ है तो फिर आपको उनकी बात माननी भी पड़ेगी, उनका दबाव बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अब सीए क्या करे, वो जो कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज वापस कर दे। अब बताएं, क्या खत्म नहीं हो जाएगा थ्रेट। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। या वो रिलेशनशिप, इन्वेस्टर का रिलेशनशिप है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये भी हो सकता है। तो इलिमिनेट करना है थ्रेट। अच्छा, अगर थ्रेट इलिमिनेट नहीं हो सकता तो फिर क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। इस थ्रेट को रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। और अगर इलिमिनेट भी नहीं हो सकता, रिड्यूस भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना है, रिजाइन कर देना। अच्छा, अब बच्चे रिड्यूस क्यों नहीं हो सकता, रिड्यूस इस वजह से नहीं हो सकता कि सेफगार्ड ही अवेलेबल नहीं है, पहली सिचुएशन। अच्छा, दूसरी, सेफगार्ड तो है लेकिन वो सेफगार्ड अप्लाई नहीं हो पा रहा। पहली सिचुएशन में कहा सेफगार्ड ही अवेलेबल नहीं, दूसरी सिचुएशन में कहा सेफगार्ड तो अवेलेबल है, अप्लाई नहीं हो पा रहे। थर्ड वन सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं,
सेफगार्ड हैं, अप्लाई हो भी गए, मगर उन्होंने थ्रेड को ना ही इलिमिनेट किया ना ही रिड्यूस किया टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ेगा। तब जॉब है, जॉब को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो बच्चे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फॉलो करते हुए कुछ पास पेपर्स के और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।